नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 में एक नए अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं पुस्तक महान व्यक्तित्व में से, जिसका नाम है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। चलिए शुरू करते हैं। श्रीमती कृष्णा हठी सिंह ने अपनी पुस्तक हम नेहरू में एक प्रसंग का उल्लेख किया है। उनके पास बैठी नन्ही इंदु कुछ बुदबुदा रही थी। उन्होंने पूछा, ये क्या हो रहा है? इंदु ने अपने घने काले बालों से घिरे चमकते चेहरे को उठाया और दृढ़ता से कहा, जॉन ऑफ आर्क बनने की कोशिश कर रही हूँ। एक दिन उसी तरह मैं भी अपने लोगों की सेवा करूँगी, उनका नेतृत्व करूँगी। आगे चलकर ये नन्ही बच्ची इंदु भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इंदिरा जी का बचपन का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था। सब प्यार से इन्हें इंदु बुलाते थे। पंडित मोतीलाल नेहरू की पोत्री तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा के रोम रोम में देश प्रेम की भावना थी। जब वह मात्र 13 वर्ष की थी, एक दिन कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जा पहुंची और बोली, मुझे भी कांग्रेस का सदस्य बनना है। उनसे कहा गया, तुम अभी बहुत छोटी हो, बड़ी हो जाओ तो तुम्हें सदस्य बना देंगे। इंदिरा जी को यह बात जची नहीं। उन्होंने संकल्प किया कि मैं अपनी कांग्रेस स्वयं बनाऊंगी। उन्होंने बच्चों की ब्रिगेड बनाई। इसमें वयस्क शामिल नहीं हो सकते थे। इंदिरा जी ने इसका नाम वानर सेना रखा। इस वानर सेना का मुख्य कार्य स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता करना था। ये इंदिरा गांधी जी के जन्म की तारीख 19 दिसंबर 1917, स्थान प्रयागराज, पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू, माता का नाम श्रीमती कमला नेहरू, पति का नाम श्री फिरोज गांधी और मृत्यु इनकी हुई 31 अक्टूबर 1984 को। ये उनके जीवन काल के बारे में बताया हुआ है। चले आगे पढ़ते हैं। इन्होंने वानर सेना तैयार की थी और जिसका वानर सेना का मुख्य कार्य स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता करना था। वानर सेना के बालक बालिकाएं संदेश पहुंचाने, प्राथमिक सहायता करने, खाने की व्यवस्था करने तथा झंडा फहराने जैसे सरल परंतु महत्वपूर्ण कार्य करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रियदर्शनी को ऐसी शिक्षा देना चाहते थे कि उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो सके। पंडित नेहरू व उनकी पत्नी के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। इसका प्रियदर्शनी की शिक्षा पर असर पड़ा। वे लगातार एक ही जगह स्थिर रहकर शिक्षा ग्रहण न कर सकीं। उन्होंने दिल्ली, प्रयागराज और पुणे के स्कूलों में शिक्षा पाई। पुणे से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास करने के बाद वे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में आ गईं। यहाँ पढ़ाई लिखाई के साथ इन्होंने नंदलाल बोस से चित्रकला भी सीखी। एक बार एक विदेशी प्रोफेसर कला भवन में भाषण देने आए। कला भवन में जूते पहनकर जाना मना था। वे भूलवश जूते पहनकर कला भवन में प्रवेश कर गए। जब 3-4 दिन तक ऐसा होता रहा तो एक दिन प्रोफेसर के प्रवेश करते ही सारे विद्यार्थी अनुशासित तरीके से कतारबद्ध होकर कक्षा से बाहर हो गए। शिकायत गुरुदेव के पास पहुंची। जांच करने पर मालूम हुआ कि विरोधी दल का नेतृत्व इंदिरा ने किया था। गुरुदेव मुस्कुराए। सत्य की ऐसी पकड़ और अनुशासन के प्रति ऐसी आस्था देखकर उन्होंने उसी दिन भविष्यवाणी की कि ये बालिका असाधारण है और इसमें संकल्पों को जीने की शक्ति है। इंदिरा जी के व्यक्तित्व पर पंडित नेहरू का बहुत प्रभाव पड़ा। पिता पुत्री के संबंध बेहद आत्मीय थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पंडित नेहरू को कई बार जेल जाना पड़ा। वे जेल से पत्रों द्वारा पुत्री से संपर्क बनाए रखते थे। पत्रों का ये संग्रह पिता के पत्र पुत्री के नाम से प्रकाशित हुआ है। नेहरू जी के द्वारा नैनी जेल से इंदिरा जी को पत्र लिखे पत्र में से एक पत्र के कुछ अंश हैं। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। ये निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम कोई भी काम ऐसा ना करना जिसे दूसरों से छिपाने की ज़रूरत पड़े।
या इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करती हो। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। निर्भीकता और आत्मविश्वास जैसे गुण उन्हें पिता से विरासत में मिले थे। इंदिरा जी कठिन परिस्थितियों में धैर्य खोए बिना स्वविवेक से, स्वविवेक मतलब अपनी बुद्धि से, स्व मतलब अपनी, विवेक यानी बुद्धि, धैर्य खोए बिना स्वविवेक से निर्णय लेने में सक्षम थी। इन विलक्षण गुणों ने इंदिरा जी को राजनीति के उच्च शिखर पर पहुंचा दिया। उनके पिता ने उन्हें गहन राजनीतिक प्रशिक्षण दिया था। वे लगातार 29 वर्ष तक पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीतिक कार्यों में उनकी सहायता करती रहीं। इंदिरा जी अपने पिता के साथ अनेक देशों की यात्राओं पर भी गईं। इस बीच सन 1942 में श्री फिरोज गांधी के साथ उनका विवाह हो गया। इनके 2 पुत्र थे, राजीव गांधी व संजय गांधी। ये दोनों भी राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहे। राजीव गांधी उनकी मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बने, परंतु संजय गांधी का युवावस्था में एक दुर्घटना में देहांत हो गया। इंदिरा जी ने इस सदमे को बहुत धैर्य व साहस से झेला। अब इंदिरा जी का राजनीतिक सफ़रनामा, यानी वो राजनीति में उन्होंने क्या क्या किया अपने जीवन काल में, इसके बारे में पढ़ते हैं। सन 1958 में वे कांग्रेस के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्या बनी। सन 1959 में कांग्रेस अध्यक्ष चुनी गई। सन 1962 में यूनेस्को अधिशासी मंडल की सदस्य चुनी गई। श्री लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी। 24 जनवरी 1967 से 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री पद पर रहीं। दूसरी बार 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री पद पर रहीं। प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए उन्हें भारत पाक युद्ध का भी सामना करना पड़ा। इस कठिन समय में उन्होंने अभूतपूर्व धैर्य और साहस का परिचय दिया। इंदिरा जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। श्रीमती गांधी के अदम्य साहस, अदम्य होता अद्भुत साहस के बारे में एक ब्रिटिश दैनिक की संवाददाता ने लिखा। संवाददाता होती है जो अखबार को चलाने वाली, अखबार निकालने वाली होती है, जर्नलिस्ट जिसको कहते हैं। संवाददाता ने लिखा कि अनेक भारतीय सैनिक अधिकारियों तथा जवानों ने मुझे बताया कि अक्सर घमासान लड़ाई के बीच साड़ी पहने एक दुबली सी आकृति आ जाती थी। वह इंदिरा जी हुआ करती थीं, जो कि फौज की खैरियत जानने के लिए उत्सुक रहती थीं। महत्वपूर्ण उन्होंने जीवन में एक निर्णय लिया था जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण निर्णय, सन 1971 ईस्वी की लड़ाई में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। युद्ध विराम यानी युद्ध बंद करने की बात की अपनी तरफ से। 71 में पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हो रहा था तब की बात है। उस समय पाकिस्तान की पराजय हुई। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ, यानी उस समय बांग्लादेश बना था। टुकड़े हुए थे पाकिस्तान के और एक टुकड़ा बांग्लादेश कहलाया था। इसका श्रेय इंदिरा जी को जाता है। इस युद्ध में भारत एशिया की प्रमुख शक्ति बनकर उभरा और इंदिरा जी विश्व की प्रमुख नेता के रूप में उभर कर सामने आई। इंदिरा जी के राजनीतिक जीवन में यूँ तो कई उतार चढ़ाव आए, परंतु सन 1977 ईस्वी में आम चुनाव में उनकी पार्टी की हार से उन्हें कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ा। दरअसल श्रीमती गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा, आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा, आपातकाल की घोषणा ही उनकी पार्टी की हार का कारण बनी। उनके इस निर्णय से जनता रुष्ट हो गई, परंतु वे जनता पर अपने अटूट विश्वास के सहारे पुनः सत्तारूढ़ हुई यानी पुनः से उनकी जो पार्टी है फिर सत्ता में आई। सत्ता आरूढ़ होना, दोबारा से सत्ता में आना। वे सदैव विश्व शांति की प्रबल पक्षधर रहीं। उनका व्यक्तित्व ऐसे समय में उभरा जब राष्ट्र अनेक प्रकार के संकट और समस्याओं से घिरा था।
एक राजनीतिक योद्धा के रूप में उन्होंने इस देश की सेवा अपनी संपूर्ण क्षमता से की ताकि विश्व में देश का मान सम्मान बढ़े। अपने कार्यकाल में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए। उन्होंने देश की दुखती रग को समझा और गरीबी हटाओ का नारा दिया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के द्वारा इंदिरा जी अनेक मोर्चों पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की। विज्ञान और तकनीकी के विकास के नए द्वार खोले, परमाणु शक्ति का विकास किया तथा देश को अंतरिक्ष युग में पहुंचाया। कैप्टन राकेश शर्मा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा उनके प्रधानमंत्रित्व काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वे निरंतर देश को प्रगतिशील और समृद्धिशाली बनाने के प्रयास में जुटी रहीं। इंदिरा जी के शासनकाल में खेलकूद को बहुत प्रोत्साहन मिला। सन 1982 ईस्वी में एशियाड खेलों का भव्य आयोजन हुआ। उन्हें अपने जीवन काल में देशवासियों का अपार स्नेह और सम्मान मिला। उनके रोम रोम में देश प्रेम व्याप्त था। 30 अक्टूबर 1984 को उड़ीसा में दिया गया उनका भाषण इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। उत्कृष्ट उदाहरण है। देश सर्वोपरि है। अगर मैं देश की सेवा करते हुए मर भी जाती हूँ तो मुझे इस पर नाज होगा। मतलब मुझे इस पर गर्व होगा। मुझे विश्वास है कि मेरे खून का हर कतरा इस राष्ट्र के विकास में योगदान करेगा और हमें और इसे मजबूत और गतिशील बनाएगा। ये इस देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि अपने इस भाषण के अगले ही दिन भारत की ये महान सपुत्री इंदिरा अपने ही अंगरक्षक की गोलियों का निशाना बन गई। यद्यपि आज वे हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनकी स्मृतियां हर भारतीय के दिल में चिरस्थायी रहेंगी। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। बच्चों, उम्मीद है आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। आप इसे वीडियो को एक बार और सुन लें, पढ़ लें, समझ लें और बाकी लिखित कार्य आपको भेज दिया जाएगा जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लेंगे। धन्यवाद।